नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। साथियों, हाल ही में एक ताजा खबर इस समय सभी के पास संभवतया पहुंच गई होगी और खबर ये थी कि मालगाड़ी से कल यानी सोमवार की रात्रि एक ट्रेनी एसआई ने कट कर जान दे दी। ट्रेनी एसआई सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021, जिस परीक्षा को लेकर के पहले एकल पीठ ने निर्णय दिया कि ये परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए। फिर डिविजनल बेंच ने, खंडपीठ ने आदेश दिया कि नहीं, स्टे लग जाना चाहिए और फिर आने वाले समय में जिरह करके देखी जाएगी। कुल मिलाकर 2021 में जिन बच्चों ने परीक्षा पास करके सब इंस्पेक्टर परीक्षा में चयन प्राप्त किया था, उन बच्चों में से एक ने, जिन्हें एकल पीठ के आदेश अनुसार जिनकी परीक्षा रद्द ही हो गई थी और डिविजनल बेंच ने जिनकी परीक्षा को यथावत रखने की बात कही, उनमें से एक ने कल रात्रि ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। ये खबर है। ये खबर दौसा से निकल कर आ रही है, क्योंकि ये व्यक्ति भरतपुर जिले के रहने वाले थे, धौलपुर में पोस्टेड थे और दौसा में राजेंद्र सैनी नाम के इन्होंने, जो ट्रेनी एसआई थे, इन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। कहने के लिए इस पर कोई शब्द निकल नहीं पा रहा है। असल मायने में इसकी जब कहानी आप पढ़ने बैठेंगे, जिन बच्चों ने आकर के मुझे ये सारी दुखांतिका बताई, उनका कहना था कि सर, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो किसी भी तरीके से खुद दोषी नहीं है। इस बच्चे के घर की तस्वीरें, इस बच्चे की आर्थिक स्थिति जो है, जिसमें कि एक मैसेज आ रखा है, जिसमें ये बच्चा अपने मैसेज पे लिख रहा है कि मैं मेरी शादी करूं या सिस्टर की करूं, आगे की पढ़ाई करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा की तबीयत ऐसी भी नहीं है, ऐसी है कि कब स्वर्ग सिधार जाए नहीं पता है। मतलब ये बच्चा मानसिक अवसाद में था और मानसिक अवसाद के साथ-साथ इनकी घर की स्थिति देख करके ये साफ पता चलता है कि ये कम से कम खरीद करके पेपर पास करने वाला तो नहीं था। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिन बच्चों ने पेपर पास किया, असल मायने में पेपर लीक हुआ, जिसके चलते पूरी भर्ती परीक्षा इस तरह से दायरे में आ गई कि परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए। लेकिन जो बच्चे इस परीक्षा को पास कर गए थे, वो बार-बार अपनी तरफ से यही दलील दे रहे हैं कि हमारी गलती क्या थी? हमने पेपर माफिया से कोई सेटिंग करके पास तो करा नहीं था एग्जाम। कुछ ऐसे बच्चे जो इतने गरीब घर से, जिसकी स्थिति को आप देखकर अंदाजा लगाएं, ऐसी जगह से निकल कर के जो बच्चे पास होकर बाहर आए हैं, वो बच्चे आज संघर्ष इस बात पर कर रहे हैं कि उनकी 4 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। 2021 में हुई परीक्षा 2025 में अगर रद्द हो जाती है, तो वो जाएँगे कहाँ? इसलिए एक बड़ा सवाल बनता है और वो बड़ा सवाल ये है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? भई, ज़िम्मेदार पेपर माफिया जिसने पेपर लीक किया, या जाँच करने में जो असमर्थ एसओजी रही वो, या सरकार जो असमर्थ रही निर्णय लेने में, या फिर जिस पूरे मामले को उठाने वाले राजनेता? मतलब अल्टीमेटली न्याय किस तरफ है? क्योंकि एक पक्ष ये भी कहेगा कि जब पेपर लीक हुआ, तो उस वजह से भी तो बहुत सारे बच्चों के सपने टूटे, बहुत सारे बच्चे असमर्थ रहे जो इस परीक्षा में नहीं जगह बना पाए। लेकिन जो सक्सेसफुल हो गए अपनी मेहनत से, उनकी क्या गलती है? तो असल मायने में न्याय इस समय कहाँ है, बस इसी की तलाश में सब लोग जुटे हुए हैं। एक पक्ष निश्चित ये मानने को तैयार है कि भाई, किसी ना किसी बच्चे का तो सिलेक्शन रुका था और बहुत से बच्चे पेपर में पास ना होने पर भी, कई ऐसी खबर आती है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसी खबरें भी आती हैं, और ये खबर कि सिलेक्शन हो गया और परीक्षा स्थगित हो गई और अब इंदर से जुड़ी हुई आत्महत्या की खबर। साथियों, ये सारे के सारे पक्ष और पहलू ऐसे हैं जो हम राजस्थान के युवाओं को आए दिन देखने को मिल ही रहे हैं। ऐसे में आप ही निर्णय करिए कि सत्य क्या है, सत्य किसकी तरफ है, न्याय कैसे स्थापित होगा, कैसे तरीका स्थापित हो कि उन बच्चों को भी जो कि पेपर लीक होने की वजह से अपनी जगह नहीं बना पाए थे, उन्हें भी न्याय मिले, और जो सही मायने में मेहनत करके सेलेक्ट हो गए, जिन्होंने, मतलब लगभग 500 से अधिक ऐसे बच्चे निकल कर आए जिनके पास पहले से कोई जॉब थी और उन्होंने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा ज्वाइन की, सब इंस्पेक्टर परीक्षा पास की और ज्वाइन की, तो ऐसे में उन्हें भी न्याय मिले। ऐसा क्या मध्यम मार्ग हो सकता है? न्यायपालिका पर निश्चित ही नजर रहेगी। लेकिन इस पूरी बात को चर्चा में लाने के लिए मेरे साथ कुछ आज ट्रेनिंग लिए हुए सब इंस्पेक्टर्स यहाँ आए हैं, जो कि इस समय डिविजनल बेंच में अपना मामला दर्ज, मतलब इस डिविजनल बेंच में इस मामले को उठा करके पक्ष बन करके खड़े थे कोर्ट के अंदर, और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जाता है तो फिर वो वहां पर भी ट्रेनी एसआईओ का पक्ष रखेंगे। वो छात्र आज मेरे साथ एक परामर्श में है, एक विमर्श में है, एक इंटरव्यू में है। मैं आपके साथ उस वार्ता को साझा कर रहा हूं, आप इसे देखें और समझने का प्रयास करें कि इनकी मनोदशा कैसी थी, ट्रेनिंग के दौरान इनको क्या लगा, इनके कौन से ऐसे पक्ष हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनका पक्ष मजबूत है, और जिन बच्चों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है उनका पक्ष भी आपके साथ समय आने पर रखा जाएगा। पहले आप इस इंटरव्यू को देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में वार्ता करते हैं।
साथियों, जैसा कि आप सभी राजस्थान के अंदर पिछले समय से चली आ रही, पिछले 4 साल से राजनीति के अंदर चली आ रही तमाम चर्चाओं पर अगर नजर बनाए हुए हैं, तो पेपर लीक राजस्थान का एक बड़ा मुद्दा रहा है और राजस्थान के इलेक्शंस के अंदर भी यह प्रमुखता से छाया रहा। इसी बीच में राजस्थान का एक ऐसा मसला रहा जिसने राजस्थान में ना केवल जन आंदोलन उठाया, सरकारें पलटी, इवन हाईकोर्ट के फैसलों तक को पलट दिया। मैं चर्चा कर रहा हूं राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 की, जिस परीक्षा ने शुरुआत से ही, जब से परीक्षा हुई और अब तक सुर्खियों में से अपना स्थान नहीं छोड़ा है। हालांकि जो लोग आज मेरे साथ हैं वो लोग शायद अपना स्थान कभी परीक्षा के माध्यम से बनता तो कभी बिगड़ता देखते हैं। राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा पर हाईकोर्ट का एक फैसला इन दिनों सुर्खियों में रहा, जब हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि यह परीक्षा मान्य नहीं है, परीक्षा को रद्द कर दिया गया। या फिर यह कहिए कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे अब वो किसी काम के नहीं है, वो घर जा सकते हैं। सरकार को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जो पुरानी नौकरियों से निकल कर आए हैं, अगर उनका लियन पीरियड बचा है तो वो पुरानी नौकरियों में लौट जाएं, अन्यथा देखा जाएगा। चने के साथ घुन पिसता है, कुछ इस तरीके का फैसला आम जनमानस को समझ में आया। हाईकोर्ट के इस फैसले पर अगर एक तरफ से देखकर टिप्पणी की जाए तो यह ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने न्याय के स्थान पर लोकतांत्रिक तरीके से नतीजा दिया। कहते हैं कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, तो ठीक है, अगर किसी एक दो व्यक्ति को न्याय नहीं भी मिलता है तो फर्क क्या पड़ता है। मैं इस बात को इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि जिन छात्रों के साथ बैठकर आज मैं आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूं, उनकी विषय वस्तु कुछ इसी प्रकार से है कि सर, न्याय का अर्थ तो होता है ना कि कोई भी एक व्यक्ति ऐसा ना छूटे जिसे न्याय ना मिले। और इसी मांग को उठाकर आप खंडपीठ में पहुंचे, आप 2 जजेस की बेंच में पहुंचे और अपने इस बात पर कोर्ट के सामने अपने सारे तर्क रखे कि सर, किस आधार पर हमारी इस पूरी मेहनत को शून्य करार दिया जा रहा है। हाईकोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने एकल पीठ के फैसले को पलट दिया और कहिए तो उस पर स्थगन लगा दिया कि रुकिए, थोड़ा सा सुन लेते हैं, इन बच्चों की बात को और विस्तार से जांच लेते हैं। कुल मिलाकर के अब हाईकोर्ट के जजेस ये फैसला करेंगे कि आप चोर हैं कि आप साहूकार हैं। निश्चित ही न्यायपालिका का यही काम है, लेकिन न्यायपालिका की एकल पीठ से 2 जजेस की डबल खंडपीठ में पहुंचते ही फैसले का पलट जाना बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक एंजाइटी लेकर बैठा है। फिर एक और तर्क निकल कर आता है कि अगर इसमें भी बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जिस परीक्षा का मैं जिक्र कर रहा हूं यह सब इंस्पेक्टर परीक्षा है। कहते हैं कि जब अपराध होगा तो अपराध को रोकने में पुलिस का वहां पहुंचना और पुलिस के द्वारा शुरुआती धाराओं का लिखना कि हां भाई, अपराध इस श्रेणी में हुआ है। इन्हीं की लिखित धाराएं हैं जिन्हें कोर्ट में भी सरकारी वकील को डिफेंड करना होता है कि अपराधी ने इन इन धाराओं में यह अपराध किया है। और न्यायपालिका में जज साहब बैठ करके यही चेक कर रहे होते हैं कि जो सरकारी वकील है या फिर पुलिस है उसने क्या सही मायने में धाराएं लगाई हैं। अगर वो सबूत सही से पेश नहीं कर पाते तो फिर उस व्यक्ति को उन धाराओं से मुक्त कर दिया जाता है, अदरवाइज उन्हीं धाराओं के तहत सजा सुनाई जाती है। जिनके हाथ राज्य की यह बागडोर होने वाली थी कि किन धाराओं के तहत कौन अपराधी होगा, आज वो उन्हीं धाराओं के लिए खुद से खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब मैं इस तरह के सेशंस में उतरता हूं तो सबसे पहले लोकतंत्र में, चूंकि मेरा भी पूरा की पूरा जो व्यूअर सिस्टम है वो बैठ करके लोकतंत्र से चल रहा है, कितने लोगों ने मुझे देखा, इस विचार को बहुत ज्यादा दिमाग में रखना होता है। आप में से हो सकता है बहुत सारे कैमरे के उस पार बैठे लोग अभी ये मन बना लें कि आप इन लोगों के साथ खड़े हैं, ये तो संख्या में बहुत कम है। पता नहीं क्यों जब मैंने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी तो न्याय का सिद्धांत मेरे भी दिमाग में घूम रहा था और वो यही कह रहा था कि न्याय तो वो है जिसमें कोई भी अछूता ना रहे। तो इसी भाव के साथ मैं आज आपके सामने उनका भी पक्ष रख रहा हूं जो इस परीक्षा में पूरे समाज के द्वारा टैग कर दिए गए हैं कि ये तो नकलची हैं। न्यायपालिका का काम न्यायपालिका करे, जांच एजेंसी का काम जांच एजेंसी करे, लेकिन इनका पक्ष भी सुनना जरूरी है। तो आइए सुनते हैं जिन्हें समाज ने ना जाने किस किस नाम से पुकारा। इन सब के कुछ ना कुछ नाम हैं। मेरे साथ बैठे हैं दाएं में विक्रम जी, उनके साथ बैठे हैं भागीरथ जी, साथ में बैठी हैं अन्नू यादव जी और वंदना जी। परिचय भी बड़ा रोचक है। भागीरथ जी एनएसजी के कमांडो रह चुके हैं। देश पर जब आतंकी हमला हुआ, मुंबई हमला हुआ, उस मुंबई आतंकी हमले में आपने एनएसजी के माध्यम से कम्युनिकेशन की डोर संभाली थी। साथ में विक्रम जी बैठे हैं, आप आर्मी के अंदर सर्व कर चुके हैं, 2018 के आरएएफ परीक्षा को पास कर चुके हैं। कुछ तकनीकी कारणों से आपको सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करना पड़ा। अन्नू यादव जी हैं, फ्रेशर हैं,
परीक्षा में प्रथम प्रयास में सफल हुई, कहती हैं कि आप हमारा नार्को टेस्ट करा लीजिए, आपको जो टेस्ट कराना है करा लीजिए ना सर, लेकिन कहीं से तो ये पुख्ता कर दीजिए कि समाज हमको इस नाम से बेदाग कर दे कि हम नकलची हैं। वंदना, जिनकी रील्स बहुत वायरल हो रही हैं क्योंकि समाज को इनके आंसुओं ने रुला दिया। इनका यह कहना कि अगर पेपर इतना ही आसानी से पास हो सकता था तो हर घर में सब इंस्पेक्टर होता। हमने परीक्षा पास करी मेहनत से, नकलचियों ने नकल से, पेपर चोरों ने चोरी से, लेकिन उन सब के साथ हमें क्यों समेटा जा रहा है। इनकी कहानियां सुनेंगे साथियों। उद्देश्य केवल आपके सामने वो बात पहुंचाना है कि इनका पक्ष भी सुन लीजिए ना। बस इसी पक्ष को सुनाने के लिए आज मैं आपके साथ हूं। पहले इन्हीं से इनकी वस्तुस्थिति को समझते हैं, फिर तथ्यों के साथ में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप जब पूरी इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हों तो एक तरफा भाव के साथ, बायसेस के साथ मत सुनिएगा कि आपने उनका तो सोचा ही नहीं जो इस नकल के कारण सेलेक्ट नहीं हो पाए। निश्चित ही मैंने उनके बारे में भी काफी वीडियोस किए हैं और मैं उस पक्ष को भी यहां बिठाऊंगा जो पक्ष यह कहता है कि इस परीक्षा को रद्द हो जाना चाहिए। मैं दोनों पक्षों के साथ संवाद स्थापित करूंगा। पहला पक्ष उन लोगों का, क्योंकि फिलहाल प्रभावित पक्ष के रूप में ताजा ताजा यही दिखाई देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। विक्रम जी, आपसे मैंने अभी जो खंडपीठ का फैसला देखा उसमें नाम प्रमुखता से आप ही का था। विक्रम जी, फिलहाल का फैसला क्या कहता है? परीक्षा स्थगित है, आप पद पर हैं कि नहीं है? फिलहाल स्थिति क्या है? अभी हम पद पे हैं सर। अभी आप पद पर? जी सर। कहाँ पोस्टेड हैं आप? यहाँ जयपुर कमिश्नरेट में हूँ सर। अच्छा। और हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल जारी करने के लिए भी बोला है। अच्छा, तो आज का स्टेटस ये है कि आप पद पर हैं। जी सर। तो जो अभी खंडपीठ का जो फैसला आया था उसने स्थगन किस बात पर दिया था? जो यथास्थिति है वो बनी रहे या फिर फैसला पलट दिया? मतलब क्या कहा जाए? सिंगल बेंच के जो कोर्ट ऑर्डर है सर उसको बदल दिया। उनमें एक जो हमारे जो फील्ड पोस्टिंग है जो थानों में रहती है, बाकी उसको छोड़ के उसको बदल दिया था। ओके, मतलब जो आपके सिंगल पीठ के फैसले से पहले की स्थिति थी अब वो वापस आ जी सर, है ना? वैसा बोला जा सकता है। अच्छा, तनख्वाह मिलती है आप लोग? सर ठीक है, तो फिलहाल आप तनख्वाह भी ले रहे हैं, आप राज्य सरकार के साथ काम करने की स्थिति में कमिश्नरेट में भी हैं और ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों को फील्ड पोस्टिंग में मिल जाएगी। जी सर। जब मैं ये बात बोलता हूं कि आप लोगों को पोस्टिंग भी मिल जाएगी, इस बात से एक पक्ष नाराज होता है। वो ये सोचता है सर ये तो पेपर चोर कर बने थे। कैसा लगता है जब आपको समाज के ये लोग कहते हुए मिलते हैं कि आप पेपर चोर हैं? सर इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिनिश हो गया था, हमारा अपॉइंटमेंट हो गया था। अभी हमारे जो सर्विस है अक्टूबर 2023 में हमने ज्वाइनिंग किया था। अभी 1 साल 2 साल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे सर अक्टूबर में, नेक्स्ट मंथ। तो इसमें सर जो एग्जाम प्रोसेस है इसमें 4 होते हैं। पहले हमारा रिटर्न हुआ था। रिटर्न परीक्षा की प्रक्रिया मैं स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहले विज्ञप्ति आती है, एडवर्टाइजमेंट आता है, लिखित परीक्षा होती है, वो परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल होता है। फिजिकल होने के बाद में आरपीएससी का एक पैनल बैठता है जो इंटरव्यू लेता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब फिजिकल भी होता है तो भी डीजीपी और एडीजी रैंक के लोग वहां प्रेजेंट होते हैं। डीजीपी भी होते हैं, डीआईजी होते हैं, आईजी और डीआईजी रैंक के लोग वहां होते हैं। और जब इंटरव्यू आरपीएससी का पैनल ले रहा होता है तो उस पैनल में आईजी स्तर के अधिकारी, हाँ आईजी एंड उससे ऊपर के स्तर के जो अधिकारी हैं वो उस इंटरव्यू पैनल में भी होते हैं। जी सर। चूंकि परीक्षा 3 चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें फिजिकल भी है, जिसमें इंटरव्यू भी है और जिसमें बौद्धिक क्षमता की परीक्षा भी है और लास्ट में मेडिकल एग्जाम भी है। वही सब इंस्पेक्टर बनते हैं। हाँ, तो अगर ये 4 चरण में होने वाली परीक्षा है और इसमें किसी भी स्तर पर आप फेल हुए तो आप फेल हुए। फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो प्रथम चरण पर ही टिका है कि प्रथम चरण की जो परीक्षा थी उसका पेपर लीक हुआ था। छात्रों का एक बड़ा पक्ष यह भी है कि 3 पक्ष और भी थे, हमने 3 चरण और भी थे जो हमने बखूबी पास किए और उन सब में वो लोग विराजमान थे जो आज जांच अधिकारी बनकर बैठे हैं। आएंगे उस विषय पर भी। ठीक है विक्रम जी, आगे बताएं। सर इसमें स्टार्ट में हमारी विधानसभा के अंदर एक माननीय विधायक जी है, उन्होंने बोला कि एक जालोर डिस्ट्रिक्ट से एक गांव से 100 थानेदारों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि कोर्ट में गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया था कि जालोर डिस्ट्रिक्ट से ओनली 39 का सिलेक्शन हुआ है। और सेम मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो 2 जजेस की बेंच थी उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले को क्या इन आधार पर रद्द किया? सर उनके जो डॉक्यूमेंट थे वो अनअटेस्टेड थे, उनपे कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं थे जो उन्होंने कोर्ट में सबमिट किए थे सिंगल बेंच में। पिटिशनर ने वो उनका सोर्स नहीं बता पाए
कि हम कहाँ से लेके आए। मतलब 13 अगस्त 2024 को रिकमेंडेशन जाती है एसओजी की फॉर कैंसिलेशन, उसी सेम डे उनको मिल जाता है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट और वो कोर्ट में लगा देते हैं रिट पिटीशन सेम। ठीक है, आपकी जो बात है ना थोड़ी टेक्निकल हो रही है, इसको आसान करते हैं। सिंगल बेंच ने जो आधार मान करके परीक्षा को स्थगित किया, उसमें बड़ा आधार था एसओजी की ये स्वीकार्यता कि इसे रद्द किया जाना चाहिए। क्या ये सत्य है? सर बिल्कुल सर, लेकिन ये उस टाइम में इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन था, फाइनल डिसीजन नहीं था ये। आप कहना चाहते हैं कि जिस रिपोर्ट को आधार बनाया गया था, सत्यता में वो रिपोर्ट कोर्ट के लिए नहीं थी, वो डिपार्टमेंटल स्तर पर एक दूसरे से बातचीत करने के लिए थी। सर ओके, और वो भी वेरीफाई नहीं थी। ठीक है। उसको एफिडेविट में नहीं दिया इन लोगों ने, बस वहां से चोरी की, पता नहीं कैसे किया। और तो ये तो अपने आप में एक अपराध है। जब डिविजनल बेंच में जज साहब ने पूछा कि आपके पास कहाँ से आई, हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये तो हमें मीडिया के थ्रू मिली। आप 13 अगस्त को रिकमेंडेशन देते हैं और 13 अगस्त को ही आप रिट पिटीशन फाइल करवा देते हैं, तो मतलब ये जिन्होंने इतना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मिला, तो इसमें कहीं ना कहीं एसओजी के अंदर भी कुछ। मेरा इसमें एक सवाल रहेगा, मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूं सर। एकल पीठ ने जो फैसला दिया था, उस फैसले के बारे में कहते हैं कि उन्होंने फैसला तो पहले ही सुरक्षित रख लिया था, अनाउंसमेंट बाद में हुआ, यही था? क्योंकि केस की सुनवाई तो काफी दिन पहले खत्म हो गई थी। आप बोल रहे हैं जिस दिन फैसला आया उसी समय की एसओजी रिपोर्ट को उस फैसले के अंदर इंटीग्रेट किया गया। सर 13 अगस्त 2024 को एसओजी ने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, गवर्नमेंट को कि इस भर्ती को कैंसिल करना चाहिए था। और उसी दिन सेम वो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट इन पिटिशनर के पास आ जाता है और ये कोर्ट में अपील दायर कर देते हैं कि इस भर्ती को रद्द करना चाहिए इस बेस पे, जबकि वो अनअटेस्टेड था, उसका एफिडेविट भी नहीं दिया था, मतलब ना उसमें साइन हो रखा था किसी का, उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। तो डिविजनल बेंच ने ये ऑब्जेक्शन किया कि इसको बिना एफिडेविट के कैसे कोर्ट ने अपने पास मान लिया इसको। ओके, पहला तर्क तो ये हुआ। दूसरा, एकल पीठ ने जब फैसला दिया उसमें यह मानना कि चूंकि ये परीक्षा लीक हुई थी, पेपर लीक हुआ था, तो ऐसे में किसने पेपर लीक पाया किसने नहीं पाया, पेपर तो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। जब चूंकि कॉम्प्रोमाइज हो गया था तो फिर इस पेपर को चालू रखने का मकसद क्या है, लाभ क्या है? ये एकल पीठ की तरफ से जो फैसला दिया गया उसमें यह तर्क था। सर सिंगल बेंच ने जो गवर्नमेंट का सब्सिक्वेंट डिसीजन था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको कंसीडर नहीं किया। जो अर्लियर जो इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन था उसको कंसीडर कर लिया, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लिया था चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको कंसीडर नहीं किया कोर्ट ने, तो ये भी ऑब्जेक्शन था। और एसओजी की जो अर्लियर रिपोर्ट थी उसको कंसीडर किया, लेकिन जो बाद में उन्होंने लिख के दिया कि इसमें सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसको कंसीडर नहीं किया। क्या ये संभव था एसओजी के लिए कि कौन पेपर लीक करके पास हुआ है इसका पता लगाया जा सके? जी सर, हमारा एसओजी ने एक सरप्राइज एग्जाम कंडक्ट करवाया था 19 मार्च 2024 को, वो सेम पेपर जो 2021 में हमने दिया था, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन के पूरे सभी जितने भी ट्रेनिंग्स थे वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, पूरे सबका पेपर हुआ था सेम। तो उसी के बेस पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को लीड किया, जो जिसका आरपीएससी में 300 मार्क्स आ रहे हैं और यहाँ पे 100 मार्क्स मिले हैं जो एसओजी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया। तो उन्हीं सस्पेक्टेड को उन्होंने इंट्रोगेट किया और उनको अरेस्ट किया था। टोटल उन्होंने 68 सस्पेक्टेड बताए एसओजी ने और अभी तक उन्होंने 55 को अरेस्ट कर लिया। अभी 13 बच्चे सर, उनमें से कुछ फरार है और उन फरार को अरेस्ट करने के बाद एसओजी बोल रही है, जो नई रिपोर्ट है, कि हमारा सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाएगा बिटवीन टेंटेड और अनटेंटेड। इसका मतलब उन्होंने सेम पेपर दोबारा दे करके अपनी तरफ से बहुत बड़ी जांच कर ली। जी जी सर। आपको लगता है कि बहुत अच्छा तरीका था जांच? बहुत अच्छा तरीका सर, उसी के बेस पे इन्होंने किया, लेकिन उसको कोर्ट में इन्होंने बताया कि ये तो एक हमारा इन्वेस्टिगेशन टूल था, जबकि इनको कोर्ट में उसका पूरा रिजल्ट पुट अप करना चाहिए था कि भाई इन बंदों का सस्पेक्टेड। मैं आपसे इसलिए ये बात कर रहा हूं कि अगर चोर को बचना हो, क्योंकि आप जब बता रहे हो कि सूचनाएं इस लेवल तक पहले से ही पहुंच जाती हैं, तो क्या पता उस व्यक्ति को जिसने पेपर लीक किया था उसके पास भी ये सूचना पहले से ही हो कि बस इन क्वेश्चंस को दोबारा याद कर लो, इस बार परीक्षा होगी तो पास कर लेंगे। मैं इसलिए इस बात पर आपके साथ में जिरह कर रहा हूं क्योंकि इस आधार पर कि एसओजी ने परीक्षा करवा ली थी, ये बुनियादी आधार नहीं हो सकता इस बात को पेंट करने का कि ये तो सही थे और ये गलत थे।
क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के और भी टूल्स होंगे, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं से बहुत सी चीज़ें पढ़ी भी हैं, आपने सीखा है कि इन्वेस्टिगेशन। आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? जी सर, इसमें मतलब एक हमारा साथी था हरिओम पाटीदार सर, उसको भी इसी बेस पर उन्होंने अरेस्ट किया था कि जो लिखित में कम मार्क्स आए या किस बेस पे उन्होंने किया था। उसको 48 दिन तक वहां पे जेल में रखा। एसओजी ने पूछताछ की बकायदा, और पूछताछ आपको बहुत अच्छे से पता है, सबको पता है पुलिस किस हिसाब से करती है। उसके बाद 48 दिनों के बाद उसकी जमानत करवाते हैं एसओजी खुद, और उसको क्लीन चिट दे के, और फिर उसके बाद वो वापस हमारे साथ आता है ट्रेनिंग के अंदर। तो ये फेयर इसको नहीं बोल सकते कि अनफेयर भी हुआ है कहीं ना कहीं और फेयर भी हुआ है। और कुछ कैंडिडेट सर इसी की बेस पे जो हमारा सरप्राइज टेस्ट हुआ था उसके बेस पे इन्होंने लगभग 200-300 लोगों को एसआई कैंडिडेट्स को एसओजी में बुलाया है। वहां पे सुबह से शाम तक रिटर्न वर्क पूरा का पूरा, सुबह से लेके शाम तक पूरा रिटर्न वर्क करवाया है, पूछताछ की है, उसके बाद में छोड़ा गया है। तो सर ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये फेयर भी है, और कुछ कैंडिडेट जो अनफेयर हरिओम पाटीदार जैसे वो लोग भी इसमें पिस गए हैं। अच्छा हाँ बेटा, मैं कुछ बताना तो जैसे कि जो सरप्राइज टेस्ट किया था ना, जो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं तो वो सरप्राइज टेस्ट में हम सही भी कर देते हैं। तो ये कोई भी आधार नहीं होता, क्योंकि जिसने पेपर लिया है वो भी तो उसको अच्छे से रट के गया होगा ना। एग्जैक्टली। तो वो उनको अच्छे से रटेगा, तो ये बिल्कुल भी आधार नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों को, बस इससे सारे लोगों को पकड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ लोगों को ही पकड़ सकते हैं, है ना। और बाकी जो लोग हैं जो मतलब कि एसओजी ने बताया कि 68 पे हमें शक है, जैसे कि मैंने मेरी अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, 2016 में भी तैयारी मेरी सिलेक्शन हो रखा है, 2018 में भी हो रखा है, केमिस्ट्री से एमएससी कर रखी। तो जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं ना, उनपे तो कोई दूर दूर तक भी ऐसे नहीं कर सकता कि भाई इसने जिसने आईएएस की एग्जाम इतनी बार दी है तो वो आईएएस और आईएएस दोनों, है ना। तो वो कैसे करेंगे? तो उनपे शक करने का कोई आधार ही नहीं होता। लेकिन बहुत सारे तरीके थे जो पेपर वहां पे पकड़े गए, उनसे पूछताछ करी कि कौन कौन हो सकता है, किसने किसको पेपर दिया, एक से एक कड़ी जोड़ के अलग अलग तरीके से पकड़ा है। सरप्राइज टेस्ट कोई एकमात्र आधार नहीं है, क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन सही भी कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय एक चीज और माफी चाहूंगी, उसके बाद इसमें और ऐड करना चाहूंगी। 2011 के अंदर एग्जाम हुआ था एसआई भर्ती वाला, 2018 के अंदर हुआ और 2021 के अंदर। तो जिलों का जो प्रतिशत था उस बेस पे भी हम मतलब दोषी और निर्दोष को हम अलग अलग कर सकते हैं कि इन जिलों में अगर जो इसका मार्जिन जिस जिले का ज्यादा आ रहा है, लेकिन जब इनका डिफरेंस देखा गया तो सेम ही था। 2011-2018 के अंदर जो परसेंटेज था जिलों में सिलेक्टेड बंदों का, वो ही परसेंटेज बेस जो है 2021 के अंदर आ रहा है। ठीक है बेटा, मैं इसको ना ऐसे करते हैं, क्योंकि आप अब औरों से इसलिए अलग हैं क्योंकि आप आरपीए में एक लंबी ट्रेनिंग ले चुके हैं, आपको इन्वेस्टिगेशन का पता है। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा कौन सा तरीका इन्वेस्टिगेशन का अपनाना चाहिए था जिससे कि एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन होकर निकलता? मतलब आप अपने आप को प्रभावित पक्ष में भी रखिए और उस पक्ष में भी रखिए जो लाभार्थी हो सकता है। बताइए। आप बताइए, फिर मैं आपसे पूछूंगा। हाँ सर, जैसे कि एफएसएल करवाई, लगभग 300 से ज्यादा बच्चों को सुबह से शाम तक बुलाया, उनसे पूछताछ की कि तुम लोग कहाँ से मिला। मान लो कि उस एफएसएल में उनको कुछ नहीं मिला, उसमें सिर्फ डमी कैंडिडेट आराम से एक भी नहीं बच सकता है एफएसएल के माध्यम से, तो डमी कैंडिडेट आराम से निकल सकते हैं ना। और बाकी जितने भी मतलब कि इन्होंने पेपर माफियाओं को पकड़ा, जितने भी कैंडिडेट को पकड़ा, आपने कितनों को पेपर दिया, आपने कितनों को पेपर दिया, कुछ इस आधार पे हो सकते हैं। और कुछ बच्चे जैसे कि जिसके मान लो कि 10वीं में ये बहुत कम मार्क्स हो या बहुत मुश्किल से जो पास हो और अचानक से उसके एसआई में टॉप रैंक आ गई, तो ऐसा इतना आसानी से पॉसिबल नहीं हो सकता। या फिर कोई बच्चा जैसे कि आरएस का भी दे रहा है, आईएएस का भी दे रहा है, एसआई का भी दे रहा है, टीचर का भी दे रहा है, उसने इतनी सारी एग्जाम पूरी लिस्ट तैयार करके, जैसे कि बीएड वगैरह का एग्जाम करके, तो जिसने 10 एग्जाम पास कर रखी है, मतलब कि पूरी 10 नहीं, मतलब कि जो एक फॉर्म भर रहा है, तो उस पर इतना शक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बच्चा आज तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, अचानक से एसआई में टॉप कर दिया। बेटा, मैं इसमें एक तर्क देता हूं, क्योंकि मैं लंबे समय तक शिक्षण कार्य में रहा हूं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें बच्चे 10th में फेल थे या 12th में फेल थे और वो मेरिट में आ गए या फिर वो सिलेक्शन निकाल ले गए। और हमारा तो पूरा इतिहास बना है, राजस्थानियों का तो इतिहास ही ऐसा है कि वो तब तक बकरी चलाता था और आज कलेक्टर बन गया, है ना। तो ये कहानियां तो राजस्थान में बहुत हैं। मैं केवल इसलिए बात कर रहा हूं आप सबसे कि जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट से बाहर निकल कर आते हैं तो जांच का एक विषय, आपके दायरा आपके क्षेत्र में भी डेवलप होने लगता है। जैसे एक आउटसाइडर, क्योंकि मैं आपके इन्वेस्टिगेशन के काम को मैं भी सीख के आया हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की ट्रेनिंग मेरी भी हुई है।
लेकिन मैं फिर भी एक आउटसाइडर को अगर ये बताना चाहूँ तो हमें ना इन्वेस्टिगेशन के टूल्स पता होते हैं। जैसे कहते हैं ना, चोर को पता लगाना है तो उसका मोबाइल नंबर ट्रेस सबसे पहले कर लो, कहाँ घूम रहा होगा। सर इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा सर, इसमें 175 ऐसे ट्रेनीज है जिनका पैरेलल सिलेक्शन हुआ था, किसी का वीडियो में, किसी का पटवारी में, किसी का फर्स्ट ग्रेड के अंदर अलाइड RS अलाइड सर्विसेज में। उन्होंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी, सब इंस्पेक्टर को प्रायोरिटी दी, तो 175 तो वो एक साथ। ठीक है, आपके हिसाब से आपका कहना ये है कि जिनके और एग्जाम्स में सिलेक्शन हुए थे उसके बावजूद भी उन्होंने अगर SI ज्वाइन किया था तो उन्हें SI के अंदर मान लेना चाहिए। मतलब 21 की जो भर्तियां है ना सर, मैं यही कहना, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद सर, जो मेरे जैसे दूर बैठे रहते हैं पहाड़ियों में, जो फौज में थे, या जो मेरे साथी है जो अरुणाचल में पोस्टेड है या JNK में पोस्टेड है, हमने तो जैसे आप लोग पढ़ाते थे, हमने देखा, उससे सिलेक्शन लिया है। चलो यार, थैंक यू। और इंटरव्यू के अंदर भी सर मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मैं शाम को आपका वीडियो देखा और सुबह मैंने वही क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पुट अप हुए। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं था भाई, है ना। सर, और पुनः आप हमारी आवाज बन रहे हैं सर, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। देखिए क्या है ना कि जब मैंने इसीलिए कहा कि जो ट्रेनिंग से सीखा वो हमारे कितना काम आया, ये हम आने वाले समय में जनता को बताएंगे। मैंने भी जो पढ़ा वहीं से ये वाली बात भी निकल कर आई। मेरा जो सबसे पहला इंटरव्यू था उसमें भी यही पूछा गया था कि आप इस परीक्षा पर क्या कहेंगे। मेरा तर्क था कि न्याय स्थापित होना चाहिए। अब स्थापना करने के लिए न्यायपालिका बैठी है, जांच एजेंसी बैठी है, लेकिन तर्क ये भी था कि जिन बच्चों ने इस पूरी परीक्षा के अंदर मेहनत की है उनके साथ न्याय कैसे हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और हाँ, मतलब ये जांच हुई है ना, पहले ही सोच लिया कि ये चोर है भाई, 400 तो फर्जी है। 21 मार्च 2024 को न्यूज़पेपर में आता है कि माननीय मंत्री महोदय ने 400 के खिलाफ सबूत दिए। जब आप पहले ही सोच लोगे कि ये तो चोर है, तो फिर आप अलग कैसे कर पाओगे। जबकि वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये है कि सर 523 ऑलरेडी सर्विस में थे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, कुछ अदर स्टेट में थे और राजस्थान में थे। तो 523 बंदे ऑलरेडी सर्विस में थे और उनमें से भी 175 तो ऐसे थे जिनका बहुत सारी गवर्नमेंट जो एग्जाम थे उनमें पैरेलल सिलेक्शन हुआ सर। मैं आपकी पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दूं। आपने बोला कि जो 10th 12th थे वो भी IAS RS निकालते हैं, है ना, लेकिन जो हमारा इंटरव्यू जिन्होंने लिया था उसमें तो कितने, मतलब कि कितनी क्वालिफाइड लोग थे, कितने बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे, उनकी नजरों से वो चोर कैसे बच गई, ये एक चीज होनी चाहिए ना सर, क्योंकि वो उनकी नजरें इतनी पार की होती है कि पकड़ लेती हैं। वहां पे मनोचिकित्सक भी बैठते हैं, पुलिस के भी बड़े बड़े ऑफिसर बैठते हैं, जो इतना ब्लाइंड मर्डर केस सोल्व करके जो पुलिस ऑफिसर आता है, उस इंसान से वो कैसे बच गए पेपर चोर, है ना। तो ये एक स्टेप वाली होती ना तो फिर मान सकते थे, लेकिन ये ज्यादा स्टेप की है ना, इंटरव्यू तक भी इसमें शामिल है। मतलब मैं आपके तर्क से पार्शियली सहमत हूं। वो इसलिए क्योंकि मैंने इंटरव्यूज खूब कंडक्ट किए हैं। बहुत बार बहुत इंटेलिजेंट लोग इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते, है ना, ऐसा होता है। आपने भी कभी देखा होगा कि आपको अगर मैं मॉक में बुलाऊं तो आप हो सकता है मॉक में उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए जितना आप किताब में कर रही थी, है ना। तो किसी की लेखन शैली, किसी की अभिव्यक्ति, इनमें अंतर हो सकता है और इसको हम आधार एकमात्र नहीं बना सकते। खैर एनीवे सर इसमें लेकिन ये भी होता है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो सब तो पास नहीं करते, जो फिजिकल फिट होते हैं वही कर सकते हैं। प्लस इंटरव्यू में एक IG लेवल एंड अबोव का होता है। हमारे VK सिंह साहब जो SOG हेड है, वो जो RPSC ने हमारा इंटरव्यू करवाया है कंडक्ट, उसमें इंटरव्यू पैनल में मेंबर थे। जैसे मंजू शर्मा मैम थी, उनके ऊपर इंटरव्यू के एलिगेशन लगाए तो उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया था। तो SOG हेड साहब को भी जो VK सिंह जी है, एज ए नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि अगर हम अपने मामले में जज नहीं बन सकते, जब वो इंटरव्यू पैनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्ट थे, हिस्सा थे, तो उनको इससे अलग हो जाना चाहिए। इसका रिवर्स भी तो हो सकता है कि उन्हें उस समय ऐसा लगा हो कि मुझे इसकी जांच करनी ही चाहिए और उन्होंने उस समय ये डिसाइड कर लिया हो कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अभी मैं इंटरव्यू पैनल में हूं और मैं अगर इसकी जांच करने उतरता हूं तो शायद बड़ा फैसला कर पाऊं। लेकिन वो मीडिया में आके बोलते हैं कि मैं सेग्रीगेशन करने में असमर्थ हूं, असक्षम हूं। एक IPS अधिकारी ये कभी नहीं बोलेगा कि क्योंकि एक और वो रिटर्न सबमिशन देते हैं एफिडेविट में कोर्ट के अंदर 1 जुलाई 2025 में कि वर्तमान में जारी जांच पड़ताल में प्राप्त सुरागों के आधार पर प्रमुख गिरफ्तारियां की जा चुकी है। अब जो आरोपी फरार है, यदि उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर विस्तृत पूछताछ की जाए तो उनके माध्यम से आगे कुछ और भी गिरफ्तारियां कर संभावित दोषियों को निर्दोष से पृथक करने की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो जाएगी। मतलब सेग्रीगेशन ही कंप्लीट हो जाएगा बिटवीन टेंटेड एंड। अगर जहां सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाता है तो
सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट है सर, कि अगर सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो कैंसिल का कोई मीनिंग ही नहीं है सर। ठीक है, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, ठीक है, मतलब इसमें आप सबके अपने अपने तर्क हैं। सर सिंगल बेंच ने कंसीडर नहीं किया था, इश्यू को हमने चैलेंज नहीं, सिंगल बेंच ने वो कंसीडर कर लिया जो एसओजी की फाइनल रिपोर्ट थी। हाँ ठीक है, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन इसमें इसलिए पूछता हूँ क्योंकि ये उन बच्चों का प्रश्न है जिन्होंने कहीं ना कहीं आप ही की तरह सेलेक्ट होने का ख्वाब देखा था, ठीक है। और जब बच्चे इस तरह से सेलेक्ट होने का ख्वाब देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि मेरा ये पेपर कॉम्प्रोमाइज हो गया था, पेपर लीक हो गया था। देखो, आप भी जानते हैं कि एक परीक्षा के अंदर रेंज जो है मार्क्स की वो बहुत बड़ी होती है। शायद इसमें 143 नंबर के आसपास थी, कितनी थी आपके सिलेक्शन रेंज, कितनी थी मार्क्स के अंदर? जो सबसे लोअर रैंक वाला बच्चा मार्क्स में था और जो टॉपर था उसके मार्क्स के बीच का जो डिफरेंस था, कैटेगरी वाइज सिलेक्शन, हाँ कैटेगरी वाइज खैर अलग अलग होता है, लेकिन हाँ फिर भी हम माने तो एक मार्क्स का बड़ा रेंज होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फैक्चुअली कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने अनुभव से इस बात को बता सकते हैं। तो होता क्या है ना, हाँ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कट ऑफ मार्क्स जनरल की जो लास्ट बंदा सिलेक्शन हुआ जिसके 327 मार्क्स आए थे, ठीक है, और टॉपर के टॉपर का मेरे को नहीं है, जो कट ऑफ है ये, ठीक है। सर, और इसमें ओबीसी का अलग है सर 329। ठीक है, मेरा सवाल क्या है ना, मैं इसमें मेरा सवाल ऐड कर रहा हूँ। ये जो कट ऑफ ऊपर जब जाती है तो कई बार ऐसा होता है, जैसे आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टूडियस हैं, पढ़ करके आपने सिलेक्शन पाया, अच्छे एग्जाम प्राप्त किए, लेकिन जब कट ऑफ ऊपर जाती है तो इसका एक मात्र कारण ये नहीं होता कि पेपर आसान था, ये भी एक कारण होता है कि पेपर बहुतों के पास था। तो ऐसे में जो पढ़ करके कंपटीशन में आ गए थे, जो नकल करके कंपटीशन में आए, वो भी कट ऑफ को बढ़ा दिए। तो एक साधारण बच्चा जिसने कम कट ऑफ की ही हिसाब से तैयारी की थी, या ये वो मानता था कि इतने कट ऑफ पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं तो वो बैठा हुआ बाहर ये दुआ करता है कि यार ये तो पेपर इतना हाई कट ऑफ का नहीं जाना चाहिए था, इसकी कट ऑफ नीचे आनी चाहिए थी, मेरा भी इसके अंदर नाम होना चाहिए था। एम आई राइट? ऐसे में क्या तरीका हो सकता था? देखिए, अब आप चूंकि उस तरफ हैं जो लाइन को पार कर गए हैं, आप ये कहेंगे सर इसमें हमारी क्या गलती, हम तो पढ़ लिए थे। लेकिन जब न्यायपालिका के सामने वो बच्चे जो कि हजारों की संख्या में हैं, क्योंकि एक एक नंबर पे अगर मैं सही हूं तो 20-30 बच्चे निकल कर आते हैं, 3.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है 850 पदों के आसपास पदों के लिए, तो बड़ी संख्या में बच्चे निकल के आते हैं। उनके मन में ये भाव होता है कि अगर एक नंबर भी कट ऑफ कम होती तो मैं भी ये सारा प्रोसेस देख रहा होता। कट ऑफ बढ़ाने में पेपर नकल माफिया का बड़ा हाथ था। वो जो छूट गए, उनके मन का ये भाव है कि भाई साहब ये कट ऑफ नीचे आती। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब जब पेपर लीक होते हैं या फिर पेपर के साथ कॉम्प्रोमाइज होने की खबर आती है, तो तत्काल प्रभाव से पेपर रद्द होने का दूसरे दिन ही खबर आ जाता है। ऐसा आप सबने अनुभव भी किया होगा। पता नहीं इस परीक्षा के साथ ऐसे क्या हिडन ऑब्जेक्टिव्स थे जो भी पक्ष थे, या फिर ये कहा जाए कि जांच एजेंसियों को पता नहीं ऐसा क्यों नहीं लगा कि इस पेपर को उसी समय बीच में रोक देना चाहिए जिस समय आप लोग इतनी उम्मीदें नहीं बांधते। आप कहते ठीक है फिर से ले लो हमारा पेपर, तो हम तो टॉपर थे। दिक्कत तो तब हुई जब आप लोगों ने 2021 का पेपर 2025 में दोबारा कोई आपसे दिलवाए, दिक्कत तब ज्यादा बड़ी बन जाती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, उस परिप्रेक्ष्य से सोचकर बताइए, उनके नजरिए से सोचकर बताइए जिनका आपकी वजह से सिलेक्शन रुक गया। आप सब फेयर हैं? हाँ, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती थी उसमें मेरिट नंबर 4 पे रणजीत चौधरी था, उसकी मेरिट 4 नंबर थी। अभी उसका यूआरओ में सेम सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में उसने तैयारी की, उसकी 15वीं मेरिट है यूआरओ में। तो जब 4 नंबर वाला बंदा, उसकी भी वो इन्वेस्टिगेशन की थी एसओजी ने, लेकिन उसको क्लीन चिट दे दी थी। जब 4 नंबर टॉपर वो है सिलेक्शन, फिर यूआरओ में 15वीं रैंक है उसकी मेरिट में, तो फिर इतना वो कैसे हो सकता है कि... मैं तो एग्री करता हूं कि आपके मान लीजिए 859 पद थे सर, इसमें ऐसे 40 बंदे ऐसे हैं जो आरएस अलाइड में गए हैं ज्वाइनिंग करने के बाद ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो सेम जैसे मैं बोल रहा हूं उसी बात को कि 859 पदों में आपने भी जैसे एक नंबर कोट किया कि इतने पद पे ऑलरेडी बच्चे थे, जॉब में थे। 523 तो ऑलरेडी जॉब में थे। तो ऑलरेडी जॉब में थे तो आप ये मानकर चलते हैं कि सर जब उन्होंने एग्जाम पास करके ऑलरेडी जॉब पाया था तो फिर ये वाला एग्जाम भी पा लिया। आप लोग काबिल थे, मैं इस पर कोई मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, वो तो एसओजी का काम है कि वो जांचे आपके साथ की क्या जांच करनी है। मैं दूसरी बात बोल रहा हूं कि पेपर लीक के कारण अगर कट ऑफ चढ़ गई, हाँ उस पर आइए। आप ये बोल रहे हैं सर, कट ऑफ अलग है सर, इसमें टीएसपी एरिया भी है, उसमें एसटी एससी विडो, मैं मान गया वो कैटेगरी वाइज होती है। भागीरथ जी आप बताएं। हाँ, 183 मार्क्स आए, उसका भी सिलेक्शन हुआ, एक 327 उसका भी सिलेक्शन हुआ, जिसके 294 वो कैटेगरी वाइज हुआ। तो इसमें
अगर पेपर लीक होता तो सभी कैटेगरी के 300 से ऊपर जाते ना मार्क्स। कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट को मिला पेपर, सबको नहीं मिला, नहीं तो कट ऑफ बहुत हाई रहती। नहीं तो क्या आपके हिसाब से अगर कोई भी ऐसा कंपटीशन हो जो कि लीक हो गया हो, आपके हिसाब से क्या उसे उसी समय नहीं रुक जाना चाहिए था? उसी समय रुक जाना चाहिए। अब आपका जो पक्ष है वो ये कि सर जब उस समय नहीं रोका तो इसकी सजा हमें क्यों? आपका पक्ष तो अब यही है ना कि जब आप पूरा प्रोसीजर निकाल चुके, हमारे साथ में सारे सपने बना चुके, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी शादियां इस परीक्षा की वजह से हुई होंगी या फिर इसको पास करने की वजह से परिवार में खुशियां आई होंगी। अब अचानक कोई ये कह देता है कि तुम वापस शून्य पे हो, तो वो बहुत बड़ी दर्दनाक स्टोरी बनती है। अन्याय का बताऊंगा कि इतने लोगों के साथ अन्याय हुआ। लगभग 7,85,000 के लगभग फॉर्म भरा गया, जो एग्जाम में नहीं बैठे कि अन्याय उनके साथ हुआ कहाँ। 3,86,000 ने पेपर दिया। अब 3,86,000 ने पेपर दिया तो फिर उसके बाद में सर फिजिकल के लिए कॉल हुआ, जिसका मिनिमम वो तो 40% 45% जैसे फौजियों कट ऑफ 160 थी, 400 में से जिसके 160 आ गए उसको बुला लिया। तो वैसे ही मतलब 40% 45%, तो उतने नंबर जिनके आए हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री हूँ। 3200 लोग ऐसे हैं, 3,200। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि 40% पर ही सबको बुला लिया था फिजिकल के लिए? किसी को 40, किसी को 45। 40%। अच्छा, तो मतलब जनरल में भी अगर बच्चा था, जनरल 233, जिसके 400 में से 233 नंबर आए उसको बुला लिया। मतलब अराउंड 60%। जी जी हाँ, तो 60% मार्क्स उसने स्कोर किया था। मतलब मैं जनरल में 60% तो लाने ही पड़ेंगे। फिजिकल में सर 50% तो कंपलसरी था, जिसके 50% से मार्क्स कम आएंगे वो क्वालिफाई नहीं है। अच्छा, क्वालिफाइंग ही 50% था। ओके, ठीक है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो 50% से ऊपर निकले वो 3200 बच्चे थे। जी जी सर, जी जी सर। ठीक है। क्या ये कट ऑफ और नीचे नहीं हो सकती थी अगर पेपर लीक ना हुआ होता तो? अगर 2011 की बताता हूं सर, मैंने जब दिया था 2011 में, उस टाइम में 286 जो मेरे 286 आए थे, 300 कट ऑफ रही थी जिनको इंटरव्यू कॉल हुआ था। 286 कट ऑफ गई थी? जी सर, 300 कट ऑफ रही थी, मेरे 286 थे। अच्छा, इंटरव्यू कॉल हुआ था 500 में से। उस टाइम क्या फिजिकल के नंबर अभी भी जुड़ते हैं इंटरव्यू कॉल के लिए, फाइनल में वो हट जाते हैं। तो 3200 लोगों के साथ मान सकते हैं कि भाई अन्याय हुआ है। ठीक है। मतलब आपका तर्क ये है कि इस परीक्षा के अंदर इतना % मिनिमम स्कोर करने के बाद भी तुम फिजिकल में नहीं आ पा रहे हो, तो तुम्हारे साथ अन्याय हो। चलो, ये बात पे आपकी बात ठीक। सर, इसमें नॉर्मलाइजेशन वाला भी थोड़ा रोल रहा है। जैसे 13 तारीख को जिन बच्चों का एग्जाम था, उनके 12-12, 13-13 मार्क्स कम कर दिए गए और 15 तारीख। एक मिनट 20 गुना तो टेक्निकली 3200 के आसपास नहीं, 3200 थोड़ी होगा। कैटेगरी वाइज और एक्स्ट्रा बुलाए थे सर, क्योंकि 800 तो पद हैं। जी जी सर। तो 8 चौका 32, 4 गुना ही हुआ। जैसे कैटेगरी वाइज और बुलाए थे। तो मतलब ये अराउंड 25-30 हजार के आसपास नंबर रहा होगा मेरे हिसाब से फिजिकल के लिए ना। हाँ। फिजिकल का मैं बता देता हूँ आपको। फिजिकल में पार्टिसिपेट किया था 20,300। हाँ, मैं इसीलिए इस नंबर पे रुका कि 20,000 नंबर, प्लीज। जब 2021 में इनको पता था कि पेपर लीक हुआ है तो 2021 में रद्द कर देनी चाहिए थी, लेकिन तब इन्होंने रद्द नहीं की। तो उसी टाइम इन्वेस्टिगेशन जारी, एकदम पूरे अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था और फिर इंटरव्यू वगैरह में भी वो हट सकते थे। लेकिन अब जैसे कि एसओजी ने माना है कि 68 मतलब कि उन संदेह में है और 55 को अरेस्ट कर लिया और 13 लोग उन बच्चे में, तो उन 68 लोगों के साथ अन्याय हुआ। मान लो 70 लोगों के साथ और 100 लोगों के साथ अन्याय हुआ, तो जो जितने भी दोषी हैं उनको निकाल के वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाए, ताकि जो लोग काबिल है वो आ जाए। जैसे मेरे साथ के 2 लड़के थे, उनका इसमें नहीं हुआ, ये वेट करते रहे कि हमारा होगा, लेकिन पेपर लीक की वजह से कट ऑफ आई गई, वो 1-1, 2-2 नंबर से रह गए। 500 समथिंग मेरिट ऐसे भी बच्चे थे मेरे साथ, उन 2 का तो यूआरओ में हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे तो इसमें पेपर लीक की वजह से फेल हुए, उनका कहीं नहीं हुआ। और ये नौकरी बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं होता, तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। तो उनके लिए सरकार को करना चाहिए ना कि जो गलत है उनको एक तरफ पूरा का पूरा डिसमिस करके उनके लिए हाथों वेटिंग लिस्ट निकाल दीजिए और उनको भी ये नौकरी, क्योंकि जो डिजर्व करते हैं अगर उनको वो चीज नहीं मिलती तो ये उनके साथ पूरा। अच्छा, एक अच्छा समाधान ये हो सकता था कि एसओजी जिनको जांच करके बाहर निकालती जा रही है। देखिए, होता ये है कि जो आम जनता है वो ये मानती है कि जब पेपर लीक हो गया तो फिर इस पे बात करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो तो कैंसिल है तो कोर्ट ने कर दिया तो बढ़िया ही किया होगा। लेकिन फिर जब डिविजनल बेंच इस बात को सुनती है, वो मानती है कि नहीं भाई, ऐसा कोई आधार इन बच्चों को पनिशमेंट देने का भी तो नहीं मिलता। इसी चीज को सुना था नेचुरल जस्टिस को कोर्ट ने, क्योंकि एसओजी ने लिख के दिया था कोर्ट में एफिडेविट के साथ कि 785 के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है,
एफिडेविट में सर 1 जुलाई 2025 को। अच्छा। तो नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि 100 दोषी बच जाए लेकिन एक इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, तो उसी की बेस पे उसको सिंगल बेंच के ऑर्डर को, अच्छा, इसीलिए डिविजनल बेंच ने उसको स्टे दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट है उसमें अगर सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो वहां कैंसिलेशन नहीं होता है। एक वेस्ट बंगाल का मामला इस बीच में और निकल कर आया था, वो क्या था? ये बैसाखी भट्टाचार्य केस है जो वेस्ट बंगाल टीचर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। उसमें क्या है सर, जो ओमार सीट थी वो डिस्ट्रॉय कर दी थी वहां के जो एग्जाम कंडक्टर अथॉरिटी ने, और जितनी वैकेंसी ली उससे ज्यादा अपॉइंटमेंट दे दिए। जो मेरिट में नहीं थे बंदे उनको भी अपॉइंटमेंट दे दिए सर, मतलब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं की। और जो उनका जो डिफॉल्टर है सर उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस नहीं किया गवर्नमेंट ने। जब ओमार सीट डिस्ट्रॉय कर दी, जो मेरिट में नहीं बंदे, जब कोई आधार ही नहीं है सिलेक्शन का तो फिर कैसे नौकरी दोगे आप? मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं की, जिन्होंने ओमार सीट ब्लैंक रखी उनका सिलेक्शन हो गया सर वहां। ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर हम आज की स्थिति में बात करते हैं कि अल्टीमेटली न्याय एक तरफा अगर ये वाली बात है तो नेचुरल जस्टिस उनके लिए भी बात निकल के आती है कि सर जिनका हमारी जो नकलची थे, जो पेपर चोर थे, उनकी वजह से जिनका अटक गया, उनके लिए एक वेटिंग लिस्ट वाला प्रोविजन किया जा सकता था कि भाई जितने भी 68 लोग अगर मान लीजिए अब तक रडार में आए, 55 लोग गिरफ्तार हुए, अगर वो नंबर है, कितने 68 सस्पेक्टेड है सर, उसमें से 55 अरेस्ट हो गए। तो ऐसे में जो अरेस्ट हो गए उनकी जगह आप वेटिंग लिस्ट निकाल करके जो उस परीक्षा में वेट कर रहे थे आप उनको ऊपर बुला सकते हो और यही प्रोसीजर दोहरा सकते हो। ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता था। ठीक है, और क्या विकल्प अच्छा हो सकता था इसी तरह का? जैसे आपने बताया ये एक अच्छा, क्योंकि उस दौर में इस पर बहुत विमर्श भी हुआ था कि इतने बच्चे अगर सस्पेक्टेड हैं तो 55 के हिसाब से 20 टाइम्स बुलाने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फिर से वही फिजिकल, फिर से वही सारा की सारा इंटरव्यू, आरपीएससी का प्रोसेस सब निकलेगा। 55 बच्चों के लिए अगर वैकेंसी की तरह से ही वेटिंग लिस्ट को निकालना है तो वो कितने की निकल कर आएगी? ये एक तरीका हो सकता है। क्या आप लोग इतने दिनों तक कोर्ट में रहे, किसी ने ये सलाह अपने सामने सरकारी वकील की तरफ से नहीं रखवाई? एक हमारे साथ है दशरथ जी, ठीक है, जिनका मतलब फाइनल मेरिट में उनका नहीं हुआ। एक मेरे साथ है फौजी थे अरुण चौधरी, जो धरने में भी हमारा साथ देते हैं। उनको पता है कि हमारे साथ रह के कितनी मेहनत की है। हमारे साथ आने वाले हमारे तो 800 लोग हैं, उनके परिवार के मान लो कोई बाड़मेर बैठा है, कोई बैठा है, फिर भी आते हैं बसों में। किसी की मम्मी आ रही है, किसी के पापा आ रहे हैं, किसी के दादा आ रहे हैं, तो वो लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं और उन्होंने कोर्ट में भी लगाया है, अभी चल रहा है उसका। सर इसमें एक और सेग्रीगेशन का ये हो सकता है कि जैसे हमारे ट्रेनिंग आरपीएम में हुई थी तो वहाँ हमारे फाउंडेशन में एग्जाम होता, तो वहाँ 10 सब्जेक्टिव पेपर थे। यहाँ ऑब्जेक्टिव था लेकिन वहाँ 3-3 घंटे आपको एक पेपर में लिखना होता है। उसके बाद मिड टर्म एग्जाम हुए, फाइनल एग्जाम हुए, तो उसके बेस उसको आधार बना के भी अपन चेक कर सकते हैं कि बंदे में नहीं। उस पे तो क्या है, उस पे लोग क्या एग्री इसलिए नहीं करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें फिर की जा सकती हैं। जैसे हम जब आरएएस की ट्रेनिंग करके आए थे, परीक्षा वहां भी होती थी, लेकिन परीक्षा इस तरह से होती थी टेकन फॉर ग्रांटेड कि यार तुम तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। सर हमारे सोचने भी है। हुई थी सर। अच्छा अच्छा, जी बिल्कुल। हम लगा के जाते थे और पानी पीने के लिए भी बाहर में निकलने देते थे, पानी भी वही मिलता था हमें। और अच्छा, आप लोगों की ना आरपीए की ट्रेनिंग के बारे में मुझे बताओ, क्योंकि जैसे आरपीए के अंदर जब हमारे साथ में जो एसआई का बैच ट्रेनिंग कर रहा था, जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, वो थोड़े चिल टाइप से भी कर लेते थे, मतलब खुश रह करके कर पाते थे। आप लोगों के दौर की ट्रेनिंग कैसी टफ थी? क्योंकि हर किसी को तो इसी नजर से देखा जा रहा होगा, पेपर चोर पेपर चोर पेपर चोर। आप लोग आपस में कैसे देखते थे? जो एग्जाम हुए थे ना फाउंडेशन के, जो जितने भी सब्जेक्टिव पेपर हुए तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। अच्छा, और हमारे उन कॉपियों को एडिशनल एसपी एंड अबो ने चेक की थी सर। तो उससे आप बिल्कुल सेग्रीगेट कर सकते हो, असेस कर सकते हो बंदे को। मतलब हर लेवल पर जांचा गया है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस ऐसा साझा करोगे जब आपके साथ में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि कल गिरफ्तार होने वाला है और जेन्युइनली गिरफ्तार होने वाला है, और वो आपके साथ था और उसने कैसा बिहेव किया? कोई ऐसी मेमोरी है? सर जो सस्पेक्टेड थे, जिनका लगता था कि ये जाएगा, वो तो डरे डरे रहते थे। नहीं तो आप लोग पहचान लेते थे क्या? मतलब आप लोगों की कल जाएगा, आज जाएगा कि कल जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसने कहा ये जा क्यों नहीं रहा अब तक, उनको ले गए, इसको कब लेके जाएंगे। अच्छा, तो ये आप लोगों की गॉसिप का हिस्सा होता था कि यार ये तो फर्जी है? उनके हाव भाव से पता चल जाता कि कॉन्फिडेंस लो होता है असल में। कहते हैं चोर के पैर टिक नहीं पाते। अच्छा, वो देख के भी नहीं लिख पाते। जैसे कि शुरुआत में जिस दिन 14 लोगों को अरेस्ट किया था, तो जो फर्जी इंसान था वो पूरा ऐसे ऐसे ढूंढ रहा था कि भाई मेरे को ना ले जाए। अच्छा, ऐसे था।
तो ऐसा था क्या कि कुछ फर्जी लोग जो थे वो आपस में एक यूनिटी बना के रहते थे, या फिर आप लोगों के साथ ही बढ़िया से घूमते फिरते रहते थे? नहीं सर, ये चीज तो हमने देखी है, मतलब बहुत अच्छे से सबक लिया है कि जो लोग पेपर, ये माफिया थे जो पेपर लेके पास होके आए थे, वो लोग ना तो उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, ना तो वो क्लास ढंग से अटेंड कर पाते थे, ना किसी से घुल मिल पाते थे, और वो अपनी एक अलग ही दुनिया में थे। मतलब उनका ये था, ना तो जी पा रहे ना मर पा रहे, ऐसी सिचुएशन थी सर। एक चीज मैं बताऊं, जिस दिन 14 लोगों को पहली बार अरेस्ट किया था ना, हम लोग इतना खुश हुए थे, हमने स्टेटस लगाया था सबने कि भाई अच्छा पेपर चोरी करके हमारे यहाँ पर थानेदार बन रहे हो ना, तो हम बहुत खुश हुए थे कि देखो 2 दिन की खुशी थी तुम्हारी। और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे उन लोगों के फॉलोअर थे जो फर्जी थे, क्योंकि वो पूरे दिन वर्दी, पहली बात तो वर्दी पहन के इतनी सुंदर सुंदर फोटो लगाते थे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के, है ना, उनको देख के एक जो इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो लिव इन रिलेशन के ऊपर लड़की कुछ बोल रही थी, वो भी थी ट्रेनिंग में आप लोगों के साथ? जब वो सर, तो आप लोगों ने पहले ही पूछ लिया होगा? शुरू में हमें भी लगा कि यार ऐसे लोग आ गए हैं। मैं तो वीके सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि एक बार हमारे साथ रहो, वापस आरपीएफ आइए आप और 10 दिन रहिए, पहचान सकते हो आप भी। सर ये होता था, उनकी रैंक जो है इतनी हाई थी ना, तो हमें ऐसे लगता था कि अरे हमने पढ़ाई नहीं की, मतलब ये टॉपर है, ये स्टार्टिंग में ये था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब छटनी होने लगी तो कहीं ना कहीं हमें भी ये लगने लगा कि हमारी रैंक भी अच्छी आ सकती थी आराम से। हाँ सर, एग्जैक्टली। अब आई ना बात, मैं इसी बात को शुरुआत में लेके आ रहा था, क्योंकि अपन सबकी रैंक में भाई इसी के बाद तो फिर आपका डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि आप कौन सी जगह जाएंगे, फिर प्रमोशन का सब होता है। हमारा मीडिया ट्रायल भी बहुत हुआ। मतलब विधानसभा के अंदर एक विधायक जी बोलते हैं कि जालोर के एक कास्ट, मतलब एक गांव से 100 थानेदार बने, और उसको कोर्ट ऑर्डर में भी मेंशन करवा दिया। अच्छा जी सर, ये कोर्ट का ऑर्डर है 4 अगस्त 2025 का, उसमें मेंशन कर रखा है। हाँ, ये दिख रहा है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, which highlighted that over 100 candidates from a single caste were selected from district Jalore among other irregularities। और ये हाई कोर्ट का फैसला है, ये उसके फैसले के अंदर मेंशन किया दिया था, गवर्नमेंट ने एफिडेविट में दिया है कि वहां से जालोर से ओनली 39 का सिलेक्शन हुआ, फिर भी उस चीज को कंसीडर नहीं किया था, जबकि वो जालोर जिले से है। यहाँ पर एक गांव में और एक सिंगल जाति की बात की जा रही है। ऑर्डर में मेंशन कर रखा है। एक मीडिया ट्रायल ये इस वाले कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सिंगल बेंच। सिंगल बेंच की ओहो, 4 अगस्त 2025 का ये था। ये तो बहुत बड़ी लूपहोल है। एक सर ये भी देखिए आप, जैसे दैनिक भास्कर में सर ये एफिडेविट में दिया है गवर्नमेंट ने कि जालोर से ओनली 39 का सिलेक्शन। हाँ, जालोर से 39, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, डिपार्टमेंट ने समझ गया। जबकि उसी जालोर से 2010 में 24 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। जी सर, हाँ। ये स्टैटिक डिपार्टमेंट का वो एनालिसिस था सर, समझ गया मैं। 2010 का, 2018 वाली भर्ती का और 2021 का। तो वहाँ ज्योग्राफिकल फैक्टर में कोई अबनॉर्मल वो नहीं था, सिलेक्शन रेशियो सेम था, और गवर्नमेंट ने लिख के भी दिया है। सर ये कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र शुरुआत से हमारे साथ चल रहा है। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों का मीडिया ट्रायल हुआ और षड्यंत्र इस बात का कि इन्हें नौकरी पे नहीं जाने देना है? भर्ती को रद्द किया जाए। अब पता नहीं पेपर माफिया को वो लोग बचाना चाह रहे हैं या फिर किसको बचाना चाह रहे हैं। भाई पेपर रद्द होता है, अगर पेपर रद्द होता है तो पेपर माफिया का तो नुकसान ही हो गया एक तरह से। नहीं सर, नुकसान क्या है, वो तो पैसे लेके साइड में हो गया। अगली भर्ती में फिर आ जाएंगे। और अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती और ये जांच जारी रहती है, वो पेपर माफिया भी पकड़ाएंगे और साथ ही उनकी जो उनकी संपत्ति है वो भी फ्रीज की जाएगी। अच्छा, आप लोग जब मीडिया ट्रायल की बात करते हैं कि मीडिया ट्रायल हुआ, जैसे आपने भास्कर की कटिंग दिखा रहे थे, जैसे सर 19 मार्च को पेपर हुआ हमारा, हमें तो भाई अभी तक रिजल्ट आप लोगों ने बताया ही नहीं कि हमारे नंबर कितने आए, पर भास्कर को आपने बता दिया है। जैसे इसमें लिखा है, एसओजी ने वही पेपर हल करवाया जिसे पास कर एसआई बने। गिरफ्तारी 17 ट्रेनी 20% सवाल भी हल नहीं कर पाए और 400 ट्रेनी एसआई 50% प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पाए। ये सरासर झूठ है, हमें हमारे नंबर बताए जाए। एसओजी चीफ, हमने ओएमआर सीट जो हमारे पास है हमने इकट्ठी कर ली है और हमने जोड़ ली है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और एसओजी चीफ सर ने बताया था वीके सिंह जी ने कोर्ट में कि हमने तो इसका रिजल्ट ही नहीं बनाया, बस वो थोड़ा सा मार्क्स का देखा था, बाकी बनाया नहीं रिजल्ट। तो आपको क्या लगता है कि एसओजी के अंदर से कोई अखबार को सारी जानकारियां दे रहा था? संदेह के घेरे में आने वाले 125 थानेदारों की सूची और तैयार। इसमें 9 की जानकारी पत्रिका के पास पहले आए अव्वल एसओजी की परीक्षा में साबित हुए फिसड्डी। मतलब ये चीज एसओजी ने डिस्क्लोज भी नहीं की, लेकिन भास्कर और पत्रिका ये बात। चलो अब इस चीज को दूसरी तरफ से लेके चलते हैं। जैसे आपकी इस परीक्षा के मीडिया ट्रायल की मेजर वजह क्या होती है? देखिए, मीडिया का काम लोकतंत्र के 4th पिलर के रूप में होता है, लेकिन कई बार लोकतंत्र में सत्ता किसकी आए उसको बनाने में भी तो होता है।
क्योंकि वही तो जनमानस का मन तय करती है ना कि देखो भाई इस सरकार के समय में तो ये सारी दिक्कतें थी, सरकार परिवर्तित होना जरूरी है क्योंकि देखिए इतना गुनाह हुआ था। मैं इस बात को इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर ये परीक्षा थी, बीजेपी के अंदर इलेक्शन का कैंपेन ही इस बात पे था कि देखो पेपर चोरी होती थी। साइन किए और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया सर, स्टार्ट से ही अभी तक जितने भी 5 साल की जितनी पुरानी भर्तियां थी उसमें चाहे वो पीटीआई वगैरह हो, सब में एसओजी ने अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने उनको डिबार्ड फ्रॉम सर्विस किया है सर, और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है सर। ये तो बहुत अच्छा काम किया सर, और वो होना भी चाहिए। तो आप लोग एसओजी की जांच से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ उन लोगों के प्रति जिन्होंने इस तरह से पहले ही या तो चीजें लीक कर दी, एसओजी के भीतर रहते हुए मीडिया के साथ में मिलीभगत करके आप लोगों की इमेज को अलग तरीके से पेंट कर दिया, उस चीज के आप थोड़े से खिन्न हैं। एक सर मैं जो पलटते हैं ना बात से इस पे आऊंगा। वीके सिंह जी है वो ऑडिटोरियम में आए थे, हम 752 लोग बैठे थे, तो उस टाइम ये गिरफ्तारी आ रही है, मार्च की बात है, लगभग मार्च अप्रैल की बात है सर, तो ये चल रही थी। तो वीके सिंह जी ऑडिटोरियम में आए और बोला जो ईमानदार है वो आराम से अपनी ट्रेनिंग करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और जो बेईमान है वो घुट घुट के मरेंगे। ठीक है, तो हम सब ने विश्वास कर लिया, निश्चिंत थे कि कुछ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट जब वो अनुशंसा कर देते हैं, मार्च के अंदर न्यूज़पेपर में आ जाता है कि एसओजी अनुशंसा कर रही है, और अगस्त में अनुशंसा कर देते हैं कि रद्द कर दी जाए। जो लेटर मतलब गवर्नमेंट के लिए था, वो लेटर उस दिन सेम 13 अगस्त को ही वो पुलिस मुख्यालय में चला जाता है। फिर वही लेटर है ना कोर्ट में पहुंच जाता है। 400-500 पेज की जो याचिका के लिए जो पेज होते हैं। आपको क्या लगता है कि उनको इस अनुशंसा के लिए भी कोई ऊपर से दबाव था कि भाई रद्द करना ही आपकी जांच को सबसे अच्छा कहलाएगा? लगता है सर ऐसा था, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली इसी रद्द होने में ही कई राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो सकते थे। स्टार्ट में क्या था, गवर्नमेंट को लगा कि हमें कैंसिल करनी चाहिए, उन्होंने एसओजी को डायरेक्शन भी दिया था। 20 मार्च 2023 का लेटर, सॉरी 24 का लेटर है, एसओजी को डायरेक्शन दिया था कि इसको कैंसिल करें, वो कोर्ट में भी सबमिट किया था उन्होंने। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर साहब को उनके पास गया ये मैटर, तो उनको लगा कि यार ये तो गलत हो जाएगा, इसमें तो 523 बंदे ऑलरेडी सर्विस में थे, और जब इन्होंने मतलब पूरा तैयारी करके आए, उनके हमारे पूरा डेटा देखा, इनका पैरेलल सिलेक्शन भी हुआ, 2021 में कितनी भर्तियों में सिलेक्शन हुआ वो देखा, पूरा डेटा हमने दिया था सर। आरएस 2021 में प्री में कितने हुए, मेंस पे कितने बंदे बैठे हैं, और बाकी जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का उन्होंने डेटा चेक किया, तब उन्होंने सोचा कि यार अगर कैंसिल करते हैं तो इतने लोगों के साथ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कहते हैं कि सरकार को 6 मंत्रियों के स्तर पर एक अनुशंसा देनी थी, वो अनुशंसा कहीं ना कहीं इस वजह से भी देर हो रही थी क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आप लोगों के साथ अन्याय कैसे करें। फिर 28 जून को जो 6 कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी रिकमेंडेशन थी कि इसको कैंसिलेशन नहीं करना चाहिए, वरना जो इनोसेंट है उनके साथ अनजस्टिस होगा सर। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जैसे ही हाई कोर्ट सिंगल बेंच का आदेश आता है, हाई कोर्ट के आदेश पर सीएम साहब इस बात का क्रेडिट लेते हुए एक जनसभा में सुनाई देते हैं कि एसओजी की जांच जो हमने करवाई उसके आधार पर आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं। ये जल्दबाजी ही कही जाएगी फिर तो? लेकिन सर गवर्नमेंट ने कोर्ट में एफिडेविट लिख के दिया था कि हम इस भर्ती को रद्द नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें 785 बंदे इनोसेंट है। अच्छा, तो एसओजी की जांच कहती है कि इसको रद्द कर दिया जाए, और 6 मंत्रियों की जो बैठक मतलब जो अनुशंसा समिति बनती है वो कहती है कि रद्द ना किया जाए। नहीं, एसओजी की जो अभी की जांच है, जो अभी उन्होंने अनुशंसा की है, उसमें यही लिखा हुआ है जो आपको बताया था सर कि रद्द नहीं किया जाए। और अच्छा, अभी ताजा उन्होंने ये कहा है कि रद्द ना किया जाए। ये कब अनुशंसा हुई? ये अभी ये सर ये 25 जून 2025 की है। अच्छा, इसमें एसओजी क्या कहता है? इसमें कि सेग्रीगेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कि कुछ मुख्य गिरफ्तारियां हो चुकी है और कुछ जो फरार है भगोड़े हैं उनको अरेस्ट करने के बाद तो हमारा सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगस्त 2024 तक तो एसओजी कह रहा था कि इसको रद्द कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद अब जो जून 2025 में एसओजी कह रहा है कि हमारा अगर सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाए, जो भाग रहे हैं उनको पकड़ लें और जिनको गिरफ्तार कर रखा है वो, तो हम इसको सेपरेट कर पाएंगे कि ये चोर हैं और ये साहूकार हैं। आप ये बात बताना चाहूंगा, जैसे अगस्त में इन्होंने ये अनुशंसा कर दी, और हमें कब पता चलता है? हमें पता चलता है नवंबर में, क्योंकि हम सुबह 4:30 ट्रेनिंग के लिए उठते हैं, रात को 9 बजे तक वहीं रहते हैं। तो हमें तो पूरा वीके सिंह जी पे भरोसा था कि अपने साथ गलत नहीं करेंगे, हमने विश्वास करके ही गलती कर ली उन पे। अगर विश्वास ना करते, हम अपने सोर्स लगाते, हम पता करते कि हाँ भाई एसओजी क्या अनुशंसा कर रही है, तो ये कोई कोर्ट का लेटर निकलाना कोई मुश्किल बात थोड़ी है।
भाई अगर वो वहां से एसओजी से निकला सकते हैं तो कोर्ट के ऑर्डर जो भी उन्होंने हाँ अगर उस टाइम अगस्त में हमें पता चल जाता और माननीय मुख्यमंत्री साहब को हम ये बातें बता देते तो ये यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। ये हमारी कमजोरी रह गई कि हम ट्रेनिंग सेंटर में, फिर हम जनवरी में जैसे ही वहां से निकलते हैं हमें जिलों में भेजा जाता है, उसके बाद में आप देख ही लो। और मैं कंफर्म बता रहा हूँ हम ये जीत के ही रहेंगे, हारने वाले नहीं है, हारेंगे नहीं चाहे कुछ भी। अच्छा, अभी क्या स्टेटस है कि ये एसएलपी लगा करके सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मामला है? जी सर, ये जो पिटिशनर है उन्होंने डिविजनल बेंच का जो इंटरिम ऑर्डर है उसको चैलेंज किया था। एसएलपी स्पेशली अपील लगाई है सर सुप्रीम कोर्ट में। आपके इस पूरे मामले में कौन सा ऐसा मामला है जो फेवर करेगा, मतलब देश में ऐसा कौन सा केस ऐसा? नीट 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 7 स्टेट के अंदर पेपर लीक हुआ था सर। दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और एमपी 16 लाख कुछ तो पेपर में बैठे थे सर उसमें लगभग। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की थी सर, उसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ हम सेग्रीगेशन करने में पॉसिबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वहां तो 7 स्टेट के अंदर पेपर लीक हुआ है, यहाँ ओनली 4 जो एग्जाम सेंटर है वहां पे पेपर लीक हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अब यहां से आगे मसला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में एक आधार और भी है उन लोगों के पक्ष में जो सेग्रीगेशन के आधार पर चाहते हैं कि दोषी को सजा मिले। बार बार एक सवाल जो मुझ तक बहुत बार घूम कर आया वो ये कि आप ही के ग्रुप में कुछ ऐसे सदस्य जो कि पहले चाहते थे या फिर ये कहिए कि परीक्षा को बहाल रखना चाहते थे, आप लोगों के साथ में आंदोलन में थे कि साहब हमारी परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, उनमें ही बाद में पता चलता है कि एक व्यक्ति ऐसा निकलता है जिसको एसओजी गिरफ्तार कर लेती है। सर इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, जो भी कमेंट कर रहे हैं ना फोटो सबके पास है, न्यूज़पेपर में आ जाती है जो पकड़ा जा रहा है, एक भी ऐसा बता दो कि उसके अंदर पकड़ा गया है क्या? कमेंट करने से नहीं होगा। अच्छा आप सर, बताइए। ये कोर्ट ऑर्डर में आपने देख रखा है ना, एक झालोर डिस्ट्रिक्ट के गांव ये मेंशन करवा रखा, तो आप देखो क्या क्या मीडिया ट्रायल हो रहा है। अब कुछ भी कुछ अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं ये फर्जी खबर है, इसको बस बिल्कुल फर्जी खबर है सर। सब आंदोलन वाले पूरी रिकॉर्ड पड़ा है, वीडियो पड़ा है, आप इसको देख लो। तैयार है अगर हम में से। चलिए, ये तो हो गई सारी कानूनी बातें, अब थोड़ी व्यवहारिक बातें करते हैं। आप लोगों का समाज, परिवार, गांव वाले जब भर्ती रद्द हुई उस समय उनकी कैसी प्रतिक्रिया थी? ऑनेस्ट कन्फेशन। आप बताओ। नहीं हुआ कि ऐसे हो सकता है क्या? हम तो ये सोचते थे कि कोर्ट हमेशा किसी के साथ अन्याय नहीं करता, कोई ऐसा डिसीजन देगा कोर्ट कि एसओजी उन लोगों को सबको पकड़े और जो सही है वो नौकरी करे, लेकिन सबको एकदम रद्द। जबकि कोर्ट ने साफ साफ दिया था 785 के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो संदेह से परे है। खुद एसओजी ने लिख के दिया 785। अब बताओ, कोर्ट तो मतलब कि कितने कितने बम ब्लास्ट केस होते हैं उनमें भी उनको छोड़ देता है, तो हमने तो कोई अपराध किए नहीं फिर भी हमें सजा दे रहे। तो आपके परिवारजनों का क्या प्रतिक्रिया थी, समाज के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? समाज के लोगों की सर वो मतलब ऐसे उनके सामने जाते हुए शर्म आती है ना कि वो हार के आ गए ऐसे। इतने दिन बहुत थानेदार बन के घूम रहे थे, इसलिए हम तो किसी से मिले नहीं। बाद में मैं तो वही एक कमरा है यहाँ पे जयपुर में रहते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकली मैं तो। पुलिस लाइन में सर एक तरह से होता है जो अगर सक्सेस हो जाता है उसके साथ बहुत कम लोग खड़े होते हैं, और जो अनसक्सेस लोग हैं उनके साथ पूरी दुनिया खड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये फंडा हमारे साथ भी हुआ है। तो जो हमारे एंटी थे या फिर तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ कहीं ये पैसे देके तो नहीं लगे हैं। तो घर वालों के भी फोन आ रहे थे कि बेटा ऐसा वैसा कुछ मत सोचना, तुम लोग बिल्कुल तुम फेयर कैंडिडेट हो और अन्याय होगा, ये वाली चीज। और साथ ही फिर मतलब जिस दिन ये रिजल्ट आया था उस दिन जो हम मतलब गर्ल्स एक साथ ही थी, तो कुछ लड़कियों को तो हाल ऐसा हो गया था कि उनको हॉस्पिटल तक एडमिट करवाना पड़ा था। हम लोगों को रो रही है गर्ल्स, उन घर वालों के फोन आ रहे हैं क्या हुआ कैसे हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि ये भर्ती देखो तुम्हारी रद्द हो गई, मतलब हमें आपको अवेयर कराया जा रहा है कि देखो रद्द हो गई है भाई, हमें पता चल गया है कि अब तुम थानेदार नहीं रहे। कहीं ना कहीं उनमें भी खुशी का माहौल था, हमें पता चल गया है कि तुम अब थानेदार नहीं रहे, मतलब उस तरीके का भाव था। देखिए, इस 10/10/2024 को कैबिनेट उप समिति की मीटिंग की बैठक होती है और इसमें रेणु को 10 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार किया जाता है। एक साल बाद 22/8/2025 को रेणु की बहन को गिरफ्तार किया जाता है, एक साल के बाद। तो मतलब एक साल ये है कि मीडिया ट्रायल एक तरह से एसओजी चीफ भी खुद भी करना चाह रही है कि हाँ ये भर्ती रद्द हो, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि आपने रेणु को एक साल पहले गिरफ्तार कर लिया और एक साल बाद रेणु ने बताया कि मेरी बहन भी इसमें लोग थी। कहीं ना कहीं ये सर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक सत्येंद्र आपको क्या ऐसा लगता है क्या कि जब जब कोर्ट की डेट आती थी उस समय
अखबार में से खबर जी सर, बिल्कुल, ऐसा भी हुआ था हमारे साथ। ये पूरी डिटेल इसके अंदर है, ये पूरी मैं आपको दूँगी, आप वीडियो के अंदर दिखाना। एक सत्येंद्र को सरप्राइज़ टेस्ट के बेस पे और 2023 के 24 के अंदर हमारा एग्ज़ाम हुआ था ना सरप्राइज़ टेस्ट, 2024 के अंदर। आज दो अब इसको सत्येंद्र को अब 12/8/2025 को सत्येंद्र की गिरफ्तारी की जाती है। उस सरप्राइज़ टेस्ट को बे ऐसा रहता है कि सबवे एग्जाम में इसके मार्क्स कम आए इसी एमएस को अरेस्ट कर रहे हैं और कोई आलामी नहीं और कोई होगा हमें चार्जशीट में यही लिखा है। वैसे ये आधार तो पर्याप्त आधार नहीं हो सकता क्योंकि उनमें से पूरे सीधी से किसी की बेस ये पूरा इसका मैं ये आपसे शुरुआत में भी बोल रहा था सरप्राइज टेस्ट आधार नहीं हो सकता जैसे पर मेरी ये भी रिजेक्ट बोल सकता है सर क्योंकि आपके आरपीएससी में तो 3 नंबर आ रहे हैं और यहाँ 100 नंबर ही नहीं आ रहे इतना वेरिएशन तो भी वहाँ कितना वेरिएशन जो हो सकता है यदि लेकिन ये बात कह देना कि आप सरप्राइज टेस्ट के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाए इसलिए गिरफ्तार किया जाता है ये तरीका नहीं है सर कोई क्योंकि जो बगे नहीं सकते ना सरप्राइज टेस्ट में क्योंकि उन्होंने पेपर याद दे दिए रह सकते। हाँ कब सर इसमें एसओजी में प्रकरण दर्ज होने के बाद अनुसंधान के दौरान राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं का उक्त भर्ती परीक्षा के लिखित परीक्षा में आए प्रश्न पत्रों के अनुसार पुनः परीक्षा ली गई। सत्येंद्र यादव उपनिरीक्षक की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों एवं विभाग द्वारा उन्हीं प्रश्न पत्रों से पुनः ली गई परीक्षा के प्राप्तांकों में भारी अंतर पाया गया। ये भी चार्जशीट में लिखा है सर, ये पुलिस के चार्जशीट। ठीक है मेरा तो मतलब फिर भी इसमें मत यही रहेगा कि सरप्राइज टेस्ट की मात्र आधार नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है जैसे वही है कि जब आप किसी अपराधी को पकड़ते हो तो उसकी कॉल से लोकेशन निकाल करके पता लगा देते हो कि ये संभावित है संभावना व्यक्त की जा सकती है एब्सोल्यूट सेंस में ही क्योंकि हो सकता है जैसे मैं मेरी बात बताता हूँ आप लोग हिंदी में बहुत अच्छे होते हैं जब ऐसा ये परीक्षा देते हैं तो पूरा किताब रख करके आप सब देते हैं लेकिन मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि हिंदी जैसी चीज अब जल्दी अशुद्धियाँ हो सकती है आपने मैंने पर पहले तो संधियां याद की थी और मिस कर सकते हो बिल्कुल आसपास पहुंच सकते हो मैंने कहा मैं हिंदी में हो जाए जनरल बढ़िया अकाउंट 627 की कहाँ ठीक है बॉयज में ऐसे कुछ किस्से क्योंकि बहुत से जैसे आप सब लोग सेना में इतने साल काम करके आए हैं तो परिवार भी है जिम्मेदारियां भी हैं और अचानक आपको ये पता चलता है कि अब जिसके लिए इतनी मेहनत की थी वो नहीं बचा तो परिवार तो सर मजबूत है, परिवार को विश्वास भी है कि भाई कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ये। पर मेरे जो साथ थे, जो मैं एनएसजी में मेरे साथ थे, पीएसओ कोर्स किया था, तो जैसे ही मैं 2020 में रिटायर हुआ तो उनका कॉल आया कि यहाँ अडानी जी के, अंबानी जी के यहाँ पे ना बढ़िया पैकेज है, 1,30,000 है, 1,40 है, तो यहाँ मेरे पास क्या पिस्टल लाइसेंस वगैरह वो सब कुछ है, तो तू यहीं आ जा। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं तो राजस्थान में रहूँगा, जो वहाँ सीखा है यहाँ यूज होगा उसका। क्योंकि जब मुंबई अटैक हुआ था उस दौरान क्या है कि सिर्फ एनएसजी है वो सिर्फ मानेसर में ही थी, फिर उसके हब बनाए गए, हब मुंबई में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं और जल्दी पहुंच सके। तो अब देख ले ये रद्द हो गई, आगे भी है ना कोई भर्ती का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए। किसी की ऐसी अचानक स्थिति पर पलट गई हो कि यार समाज ही बदल गया, जज्बात ही बदल गए, कुछ ऐसा? जी जी सर, जो नए लड़के हैं मेरे साथ के, उनके साथ के बहुत सारों के साथ हुआ है ऐसा हुआ है। हाँ, उनको देख के मतलब वैसे मैं तो मजबूत हूँ, पर जब दूसरों का दुख देखता हूँ तो मेरा दुख कितना कम है, ये होता है सर। ठीक है, मतलब कुल जमा अर्थ ये है कि आज जो आपने चर्चा अभी फिलहाल के लिए सुनी, हालांकि इसको इतने से समय के अंदर समेटना जो इतने सारे पेजों में लिखा है ये बहुत मुश्किल टास्क है। हम लोगों ने जानने का एक हल्का सा प्रयास किया कि हाईकोर्ट के अपने आदेश में किस तरह की गलतियां हो सकती हैं, मतलब जिसमें 100 कैंडिडेट एक सिंगल कास्ट से सेलेक्टेड दिखा दिए गए जालौर में, जब इसी बात को सरकारी एफिडेविट के साथ सरकार देती है कि सर उस पूरी डिस्ट्रिक्ट से 39 लोग हुए हैं और आप कह रहे हैं गांव से हुए हैं, तो ये दर्शाता है कि हाईकोर्ट ने भी संभवतया कुछ चीज़ों पर शायद फैसला लिखते समय जल्दबाजी की होगी, या हो सकता है उन्हें जिन्होंने तथ्य दिए संभवतया कोर्ट उन पर कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि गलत तथ्य भी देना सरकार के मतलब कोर्ट के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, और हो सकता है कोर्ट अब उन लोगों पे जिन्होंने इसे आधार बना के प्रस्तुत किया होगा उन पर वो कोई कार्रवाई करेगी। कुल मिलाकर बात यही है कि न्याय स्थापित हो उन लोगों के साथ भी जो पेपर चोरी के चलते सिलेक्शन से चूक गए थे, और उनके साथ भी जिन्होंने मेहनत करके पद प्राप्त किया था। इन सब साथियों से बात करके ये फील हुआ कि सर जिनके सिलेक्शन उन पेपर चोरों की वजह से नहीं हुए, उनके प्रति भी इनके दिल में हमदर्दी है और ये चाहते हैं कि जितने चोर पकड़े जाएं उनकी एवज में वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए जाएं,
फिजिकल कंडक्ट करवाए जाएं, उनको सबको वापस से जो चूक गए थे हमारे कारण से या फिर उन बच्चों के कारण से, हाई मेरिट के कारण से जो चूक गए थे, उनको भी अवसर दिया जाए। ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बाकी न्यायपालिका न्याय करेगी, हमारी आपके साथ में शुभकामनाएं हैं। न्याय की जीत हो, कुल मिलाकर के ये हम लोग सब दुआ करते हैं। धन्यवाद, आपने ये पूरा इंटरव्यू देख लिया होगा और निश्चित ही आपने यहां तक पहुंच करके कोई ना कोई मत बनाया होगा। न्याय कहाँ है ये कहना ऐसे मामले में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एथिकल डायलेमा का मामला फंस जाता है। समझ ही नहीं आता कौन सा पक्ष सही कौन सा पक्ष गलत। न्यायपालिका पर न्यायपालिका का काम छोड़ते हैं। आप और हम निरंतर मेहनत करते हैं, ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं, ऐसा मार्ग बनाते हैं कि आने वाले समय में लोग हमारे कार्य को देखकर कि हमने कितनी ईमानदारी से अपने कार्यों को किया, उससे प्रेरणा पाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।